नामकरण होता कैसे है और ये किस प्रकार से होता है। बाइनोमियल, बाई प्लस नोमियल, हिंदी में द्वि यानी कि दो, और पद यानी कि दो स्टेप समझ सकते हैं, यानी कि दो कंपोनेंट से मिलकर के एक नाम बनता है जिसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विपद नामकरण कहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल और इट्स अबाउट मी। और ये आज का वीडियो ये स्पेशली बीएससी पास कोर्स और ऑनर्स और बीएससी बीएड के स्टूडेंट के लिए है। एमएससी के स्टूडेंट और रिसर्च स्कॉलर की कुछ मदद कर सकता है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं उनकी भी हेल्प कर सकता है। बट मेनली ये बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि ये वास्तव में होता क्या है, यानी कि व्हाट इज़ बाइनोमियल, इसकी परिभाषा क्या है, और बॉटनी और जूलॉजी के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दोनों में एक जैसी हैं, और इस बाइनोमियल के अदर नेम भी कौन कौन से हैं। और एक सवाल आप सब जानते हैं, पूछा जाता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो हम देखेंगे कि वो इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वो इज़ द एक्चुअल फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये टॉपिक आपके लिए। और फिर देखेंगे इसका यूज कौन करता है, इस मतलब कहाँ कहाँ पे यूज आता है और ये इसके कंटेंट क्या हैं। और एक और देखेंगे कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। और अंत में हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। व्हाट इज यानी कि क्या होता है, आप ध्यान से देख पा रहे हैं। बाइनोमियल यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टू नेम, दो नाम हैं। और नॉमेनक्लेचर क्या है, ए सिस्टम ऑफ नेम, ए सिस्टम ऑफ नेम्स। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक सिस्टम है और ए सिस्टम ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑर्गेनिज्म विथ टू नेम, यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो ये जो नॉमेनक्लेचर है, ये जो नामकरण है, ये इस प्रकार से बनता है कि इस नाम में दो शब्द आते हैं। मेरा नाम पता है प्रवीण, दो शब्द आ रहे हैं। ऐसे ही आप अधिकांश स्टूडेंट के नाम हैं तो वैसे ही दो शब्द आते हैं, और दोनों शब्द में जो पहला जो शब्द आता है वो आता है, उसको बोलते हैं जीनस, हिंदी में वंश। और दूसरा जो शब्द आता है उसको बोलते हैं स्पीसीज या जाति। स्पीसीज यहाँ पर वो है जो साइंटिफिक एस्पेक्ट में है। जो सोसाइटी में हम लोग जो हिंदी में वर्ड काम में लेते हैं जाति, उसका मीनिंग यहाँ नहीं है, उसका मीनिंग अलग होता है। देखते हैं कि ये क्या है, व्हाट इट इज एंड यूज्ड बाय। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज इसेंशियल टू इंटीग्रेट द नेमिंग सिस्टम अक्रॉस लाइफ साइंस, यानी कि पूरी बॉटनी जूलॉजी यानी कि लाइफ साइंस के अंदर ये काम आता है। नंबर 2, असाइन वन पर्टिकुलर यूनिक नेम, एक विशेष नाम दिया जाता है। आइडेंटिफायर फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि आप चाहे किसी भी कंट्री के हैं, आपकी कौन सी भी मदर लैंग्वेज है, बट इनका नाम एक जैसा रहेगा, चाहे आप इंडिया में हैं या अमेरिका में हैं या पाकिस्तान में हैं या नेपाल में हैं या कहीं और, ये नाम एक ही रहेगा। सिंपल सा, जैसे हम लोग आलू की बात करें तो सोलेनम ट्यूबरोसम, तो इसको आप चाहे उर्दू ज़ुबान के हैं, चाहे हिंदी ज़ुबान के हैं या किसी और ज़ुबान के व्यक्ति हैं, बट इसका नाम सोलेनम ट्यूबरोसम ही रहेगा। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर प्रूव्ड टू बी एसेंशियल इन द साइंटिफिक कम्युनिटी, इसको एक एसेंशियल माना गया है। Through this system, taxonomists from all around the world can identify a species in unison, यानी कि पूरी दुनिया में एक प्लांट का एक ही नाम होता है और उस नाम के दो भाग होते हैं। ये मैं मोटे तौर से समझा रहा हूँ, आगे हम देखेंगे कि इसके 3 पार्ट होंगे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड स्पेशली बाय टैक्सोनॉमिस्ट इन नेमिंग और आइडेंटिफाइंग ए स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप जब भी आपके जो टीचर से आप पूछते हैं कि इसका नाम क्या है, तो आप इसी बॉटनिकल नेम की ही बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में ऑर्गेनिज्म
मेनली प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एनिमल्स की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा। डेफिनेशन पे आए। इसकी डेफिनेशन आप सिंपल जब आपके समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। एक्चुअली आपको डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको फोकस इस बात पे करना है कि ये होता क्या है और इसके कितने कंपोनेंट हैं। जब ये आप समझ जाएंगे तो आप डेफिनेशन भी बना लेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नेमिंग, यानी कि एक नामकरण का एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म इन विच द नेम इज कंपोज्ड ऑफ टू टर्म्स, यानी कि नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। वेयर द फर्स्ट टर्म इंडिकेट द जीनस, यहाँ मैंने रेड पेन से भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है जीनस, एंड द सेकेंड टर्म इंडिकेट द स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अभी आम आपको सबको पसंद है और आम का नाम देखें, द नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ टू वर्ड्स, यानी कि दो शब्दों से नाम बनाना है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका, ये जो मैंजीफेरा इंडिका है तो इसमें जो मैंजीफेरा है वो तो है इसका जीनस और इंडिका है वो उसकी स्पीसीज है, ठीक है। इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, जैसे एप्पल, पायरस मेलस, बनाना, गाजर, मक्का, प्याज, संतरा, पाइनएप्पल, पोटैटो, गेहूँ। इनके आप देखिए सबके साथ आपको दो दो वर्ड दिख रहे हैं। तो पहला वर्ड है जीनस का और दूसरा वर्ड है स्पीसीज़ का, इसको ध्यान रखना है। अब आगे कि बॉटनी और जूलॉजी में कॉमन क्या है, कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं, उसी की मैं बात करूँगा। तो कॉमन पहली बात है कि द फुल टू पार्ट नेम हैज़ टू बी रिटन इन इटैलिक्स, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही इटैलिक्स की बात करते हैं, यानी कि इटैलिक्स में लिखा जाता है। लिखा जाता है का मतलब जब आप कंप्यूटर से टाइप करते हैं, ठीक है। अगर आप हाथ से लिखते हैं तो इटैलिक्स नहीं लिखा जाता या उसको इटैलिक्स लिखा हुआ नहीं माना जाता, राइटिंग सबकी अलग अलग होती है। तो उस समय ICBN कहता है कि उसको हमें अंडरलाइन कर देना है, नीचे अंडरलाइन कर देना। आगे दिखाऊंगा। द नेम ऑफ द जीनस इज़ ऑलवेज रीड फर्स्ट, यानी कि जब भी बॉटनिकल नेम लिखेंगे या पढ़ेंगे तो पहले जीनस को लिखेंगे और जीनस को ही पढ़ा जाएगा और स्पीशीज़ को बाद में लिखा जाएगा, बाद में ही पढ़ा जाएगा। दूसरी बात है कि जो जीनस जो है, अभी आपने यहाँ पे ये देखा, सब में देखो एप्पल, पायरस मेलस, तो P कैपिटल है और M स्मॉल, यानी कि जो दोनों का पहला जो लेटर है वो जीनस का कैपिटल होगा और स्पीशीज़ का स्मॉल होगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जीनस का पहला लेटर कैपिटल में लिखना है। इसके बाद इसके और भी कई सारे नाम हैं, यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है द्विपद नामकरण प्रणाली क्या है, आपसे पूछा जा सकता है टू टर्म नेमिंग सिस्टम, इसको टू टर्म नेमिंग सिस्टम भी कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं और बाइनरी नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। ये ध्यान वो बच्चे ध्यान रखिएगा जिनको आगे कंपटीशन में अपीयर होना है। इसके बाद जब हम एग्ज़ाम में सवाल आ जाए तो हमें क्या करना है, ये पॉइंट है, इनको एक एक करके, आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके सामने लिखा हुआ है और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिख लें। तो पहला लाइन देखिए, द फुल टू पार्ट नेम हैज़ टू बी रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखना है, यानी कि इटैलिक्स में लिखा जाता है। अगर हाथ से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन किया, अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन। ऑथर नेम मस्ट, यानी कि लेखक का नाम, लेखक जिस व्यक्ति ने ये नाम दिया उसका भी आएगा, जैसे पाइसम सेटाइवम आपने स्कूल में पढ़ा था, ये मटर। तो इसके आगे देखो एल लिखा हुआ है, यहाँ पे जो मैंने एल लिखा है पाइसम सेटाइवम, तो एल ये ऑथर है इसका। तो तीसरी बात, नेम ऑफ द जीनस इज ऑलवेज रीड और रिटन फर्स्ट, पाइसम फर्स्ट लिखा गया है। और जीनस मस्ट बी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, देखो यहाँ पे पाइसम में P कैपिटल है, सेटाइवम में S स्मॉल है। स्पीसीज मस्ट बी स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, जो हम बात हो चुकी है हमारी। और लैंग्वेज जिस भाषा में हम लिखते हैं वो होती है लैटिन में, ये नाम सारे लिखे जाते हैं। आप चाहे हिंदी बोलने वाले हों, चाहे इंग्लिश बोलने वाले हों, या कोई भी आपकी भाषा हो,
लैंग्वेज लैटिन ही रहेगी। अब यहाँ पे एक सवाल और पूछा जाता है कि लैटिन लैंग्वेज क्या है, या फिर कहा जाता है व्हाट इज लैटिन डायग्नोसिस। और एक सवाल और पूछा जाता है कि लैटिन भाषा क्यों काम में ली गई, इसके जवाब भी हम आगे देखेंगे। तो लैटिन क्यों लेगी, इसका वाई लैटिन यूज्ड। बॉटनिकल लैटिन इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज्ड बाय बॉटनिस्ट द वर्ल्ड ओवर द नेमिंग एंड डिस्क्राइबिंग प्लांट। यानी कि इससे पहले ये जो लैंग्वेज जो थी ये बॉटनिकल वर्ल्ड में काम आती थी, यानी कि बॉटनी का जितना भी हमारा लिखने का काम होता था उसमें ये लैंग्वेज काम आती थी, वहाँ से तो इसका रेफरेंस आ गया। इट ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन ऑफ द रोमन प्लांट राइटर नोटेबली प्लानी द एल्डर। ये आपने नाम सुना, एडी देखिए 23 to 79 की, वो लिटरेचर भी पहले से यहाँ उपलब्ध है। तीसरी बात, लिनियस फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड अ ट्रेडिशन दैट ऑल प्लांट शुड बी गिवन लैटिन नेम एंड दैट वर्क्स रिलेटिंग टू दैम शुड ऑल्सो बी इन लैटिन। और लीनियस ने, जब लीनियस को माना गया उससे पहले भी लीनियस ने इनको काम में लिया। तो ये 3 रीज़न यहाँ पर हो गए कि लैटिन क्यों काम में ली गई। आगे और भी मैं बताऊँगा, आप ऐड करते चलिए। आगे देखो कि बिकॉज लैटिन इज डेड लैंग्वेज, यानी कि डेड का मतलब है कि ऐसा कोई कंट्री या ऐसा कोई देश, कोई कम्युनिटी, कोई स्टेट, कोई ऐसा है नहीं, कोई ट्राइबल जो इस वक्त का मेरा मतलब है जब लैटिन को लागू किया गया। ये ICB ने कहा कि हम लैटिन में ही लिखेंगे, लैटिन ही काम में लेंगे, तो उस समय तक की हम बात है। आज भी कोई कंट्री या कोई इलाका लैटिन को काम में नहीं लेता आम बोलचाल की भाषा में। जैसे हम लोग हिंदी काम में लेते हैं, इंग्लिश काम में लेते हैं, उर्दू काम में लेते हैं, वैसे कोई कंट्री या कोई भी आबादी इसको काम में नहीं लेती। तो डेड लैंग्वेज है तो इसलिए इसका कोई झगड़ा ही नहीं। सो द मीनिंग ऑफ वर्ड्स डू नॉट चेंज इन द सेम वे एज दोज फॉर लिविंग लैंग्वेज। यानी कि इस चूँकि ये काम में नहीं आ रही तो इसके शब्दों में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं है और किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं बनने वाला। यानी कि ऐसे सिंपल भाषा में कहें कि इसका अभी कोई ऑनर नहीं है कि साहब ये हमारी भाषा है, आपने इसको क्यों काम में ले लिया, ऐसा कोई कहने वाला यहाँ पर नहीं है। बॉटनिकल नेम लैटिन इज वेरी डिस्क्रिप्टिव, यानी कि एक ये डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि ये हिंदी में इसको सार गर्भित कहते हैं, यानी कि एकदम स्पष्ट मीनिंग देता है शब्द का। यानी कि जैसे ऐसे समझो कि शब्द शक्ति हमने हिंदी में पढ़ रखी है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो व्यंजना शब्द शक्ति में आप देखते हैं कि शब्द बोला कुछ जा रहा है, उसका मीनिंग कुछ अलग जाता है। शब्द शक्ति आपको याद है ना, हिंदी में पढ़ी थी आपने, तो वैसा इसमें नहीं है। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। लैटिन इज वेरी डिस्क्रिप्टिव, ये मतलब हो गया। टर्म फॉर शेप, टेक्सचर एंड कलर, ठीक है। अगली बात, लैटिन डज नॉट इंस्पायर द पॉलिटिकल जीलियसिस दैट माइट इमर्ज इफ बॉटनिस्ट वर टू कन्वर्ट टू से इंग्लिश और स्पेनिश। यानी कि इसका कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता। और इट वॉज ए डेड लैंग्वेज, ये मैंने पहले ही बताया था। नो पीपल और नेशन यूज इट एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, सो नो डिस्प्यूट, यानी कि कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगला 5वां पॉइंट ध्यान से समझिएगा। इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट इन मीनिंग, देयर इज नो पर्यायवाची। यहाँ पे कोई भी पर्यायवाची नहीं होते, ठीक है, एक ही मीनिंग इसका होता है। All descriptions for new plant or species must be in Latin irrespective of native or mother language। यानी कि आप अगर बॉटनिकल नेम दे रहे हैं तो आपको लैटिनाइज करना होगा, चाहे आप किसी भी भाषा के हो। जैसे हिमालय, हिमालयनसिस, यानी कि इस तरह से इसको लैटिनाइज कर देते हैं। आबू, आबुएंसिस। राजस्थान, राजस्थानेंसिस। आपने बहुत सी स्पीसीज आप पढ़ोगे राजस्थानेंसिस के नाम से। शिमला, शिमलेंसिस। इस तरह से इसके रूल हैं जो आगे की वीडियो में मैं बात करूंगा। अभी चूँकि आपका एग्ज़ाम के पर्पज़ से और एक सिंपल सा कंसेप्ट आपके समझ में आ जाए, इस पर्पज़ से मैं बात कर रहा हूँ। फिर सवाल आता है कि ये लैटिन कब से लागू की गई। बहुत सी बुक्स में अलग अलग लिखा होता है। याद रखिएगा कि जो स्टार्टिंग डेट है कि ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1935 ए नेम ऑफ ए न्यू टैक्सॉन
algal and all fossil taxa except must in order to be validly published be सिंपल सा आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 1935 1 जनवरी 1935 के बाद सारे जो बॉटनिकल नेम हैं वो लैटिन में ही आएंगे, ये मैंडेटरी कर दिया गया। लिखा है ना, in order to be validly published be accompanied by Latin description or diagnosis or by reference to a previously and effectively published Latin description or diagnosis। या आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो नीचे रेफरेंस दिया हुआ है चैप्टर 4 इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन का सेक्शन 2 में, ये आर्टिकल नंबर 36 पे इसका आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी कि क्यों, क्या, कैसे और किस तरह से। अभी आप बीएससी में हैं तो इतना आपको नहीं जाना, आपको सिर्फ 1/1/1935 ही याद रखना है। अब बारी आ गई, सवाल आता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड एक्चुअल फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो हम सब जानते हैं कि कैरोलस लिनियस को कहते हैं, बट आप थोड़ा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि एक्चुअल फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं बोहिन को। एक्चुअल फादर ऑफ टैक्सोनॉमी गैस्पार्ड बोहिन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो पहली बुक आई थी, यानी कि इनकी जो बुक थी पिनाक्स थैट्री बोटेनिसी, पिनाक्स थैट्री बोटेनिसी, द बाइनरी नॉमेनक्लेचर विथ विच लिनियस इज यूजुअली credited was found by Bohin more than century before its use by Linnaeus। यानी कि ईयर देखो आप, 1560 से 1624 और 1707 से 1778, यानी कि कितने साल पहले जो लिनियस ने काम में लिया उससे पहले बोहिन ने काम में ले लिया था, इसलिए इसको एक्चुअल फादर कहा जाता है। बाइनोमियल सिस्टम वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस बाय गैस्पार्ड बोहिन, और कुछ किताबों में लिखा मिलेगा कैस्पर बोहिन, एक ही बात है दोनों। इन हिज पिनाक्स थिएट्री बोटेनिसी कॉमनली नोन एज पिनाक्स, इस बुक को सिंपल भाषा में पिनाक्स कहते हैं, जो कि बोहिन के द्वारा लिखी गई। कैरोलस लिनियस की बुक जो स्पीसीज प्लेंटेरम, हम आगे और भी बात करेंगे कि इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, बट स्पीसीज प्लेंटेरम है जो मोस्ट ऑथेंटिक है। और ऑथेंटिक का मतलब ये है कि जब 1 जनवरी 1935 को आईसीबी ने डिसाइड किया कि हम जो नॉमेनक्लेचर के रूल जो लिनियस ने लिखे हैं वो सारे एज इट इज़ हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि वही नियम आईसीबीएन के माने जाएंगे। लिनियस यूज दिस नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन लार्ज स्केल एंड प्रपोज्ड साइंटिफिक नेम ऑफ ऑल द प्लांट एंड एनिमल। वहाँ पर हम यहाँ एनिमल की बात नहीं करेंगे। ये मैंने आपको जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए है, वरना इसको स्किप करके आगे आप बढ़ सकते हैं। अबाउट कैरोलस लिनियस, कार्ल लिनियस, आप स्पेलिंग भी देख लें, और इनका नाम कार्ल वॉन लिने ओरिजिनल नेम। लिनियस वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ रसल्ट इन सैमलैंड स्वीडन, यानी कि एक गांव के बंदे हैं, याद रखिएगा। बोर्न इन द विलेज, यहाँ पर इसलिए मैंने लाइन लिखी। हिज नेम इज रेंडर्ड इन लैटिन, यानी कि उन्होंने सबसे पहले अपने नाम को लैटिन में कन्वर्ट किया। ये बहुत बड़ी बात थी, अपने नाम को इन्होंने लैटिन, इनका नाम तो था कार्ल वॉन लिने और इन्होंने नाम किया कैरोलस लिनियस आफ्टर 1761 कैरोलस ए लिनी। और इनकी जो पहली जो बुक थी वो थी सिस्टेमा नेचुरी, याद रखिएगा जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं। ये आई 1735 में। और फिर स्पीसीज प्लेंटेरम, द वर्क विच इज नाउ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मॉडर्न नॉमेनक्लेचर इन 1753। जेनेरा प्लेंटेरम जो 1737 में पब्लिश हुई, और इसके तकरीबन 10 एडिशन आए। और ये इसलिए फेमस है जेनेरा प्लेंटेरम, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो वर्गीकरण हम लिनियस के वर्गीकरण हम जो पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में है, आपने स्कूल में पढ़ा है, और आप बीएससी में पढ़ रहे हैं, एमएससी में भी आप पढ़ेंगे, तो वो इसी बुक्स में सबसे पहले लिखा गया था जेनेरा प्लेंटेरम में, ना कि स्पीसीज प्लेंटेरम में, याद रखिएगा, ये आगे आपसे क्वेश्चन बनता है। और इन्होंने क्या किया
The most important is the 1754 fifth edition. In it, Linnaeus divided the plant kingdom into 24 classes. 24 classes में divide किया. One is Cryptogamia, included all the plants with concealed reproductive parts, algae, fungi, mosses and liverworts and fern. Philosophia Botanica भी इन्हीं की बुक है, और ये जो लीनियस की जो फिलॉसफी थी उसके बारे में है. और इसके बाद अदर पब्लिकेशन की हम बात करते हैं लीनियस की, तो हिज क्लासेस प्लेंटेरम और बिब्लियोथीका बॉटनिका ऑल वर प्रिंटेड इन हॉलैंड एज जेनेरा प्लेंटेरम एंड सिस्टेमा नेचुरी. द फिलोसोफिया बीइंग साइमल्टेनियसली रिलीज इन स्टॉकहोम. ये उनके लिए जो थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना चाहते हैं. अदरवाइज आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लीनियस का नाम याद रखना है. अब हम थोड़ी बात करते हैं पिनाक्स की. जो एक्चुअल जो पिनाक्स क्या कहती है, ये जो पिनाक्स थिएट्री बॉटनिका जो है इलस्ट्रेटेड एक्सपोजिशन ऑफ प्लांट्स, इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में. द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ द अर्ली अटेम्प्ट टू नेम एंड कैटलॉग ऑल नॉन काइंड्स ऑफ प्लांट. यानी कि पहला जो था जिन्होंने इस आज के नॉमेनक्लेचर के कंसेप्ट को इमेजिन किया, जिनके बारे में सोचा और रूलिंग तैयार की. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी. ही लिस्टेड एंड डिस्क्राइब्ड ब्रीफली अबाउट 6000 स्पीसीज. यानी कि पिनाक्स के अंदर 6000 प्लांट्स के बॉटनिकल नेम हैं और सारे के सारे बाइनोमियल सिस्टम में दिए हुए हैं. वाइल इंट्रोड्यूसिंग द प्रैक्टिस ऑफ नेमिंग प्लांट बाय देयर जीनस एंड स्पीसीज, ए सिस्टम दैट फाउंड वाइड एप्लीकेशन बाय द बॉटनिस्ट जॉन रे एंड लीनियस. यानी कि जॉन रे जिन्होंने अब तक की सबसे अच्छी स्पीसीज़ की परिभाषा दी है, और लीनियस जिसको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, इन्होंने इनकी जो पिनाक्स बुक को बहुत अधिक यूटिलाइज़ किया है और यूज़ किया है. इसीलिए गैस्पार्ड बोहिन को एक्चुअल फादर कहा जाता है. अब हम बात करते हैं थोड़ी सी गैस्पार्ड बोहिन की, कि गैस्पार्ड बोहिन और कैस्पर बोहिन, और कुछ किताबों में कैस्पार्ड बोहिन भी आपको लिखा मिल सकता है. इनकी बुक आपको याद हो ही गई अब तक कि पिनाक्स थिएट्री बॉटनिसी थी, जो 1623 में पब्लिश हुई. और इन्होंने जो आज का जो सिस्टम है उसको वहीं पे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था. और लीनियस ऑनर्ड द बोहिन ब्रदर्स गैस्पार्ड एंड जीन. ये दो रियल ब्रदर थे, जिसको हम आगे आप स्पेशल पेपर में जाओगे कभी तो आप वहाँ पढ़ोगे बोहिन ब्रदर के नाम से. और एक बोहिनिया आपने प्लांट का नाम पढ़ा है, तो बोहिनिया का जेनेरा लीनियस ने बोहिन के सम्मान में रखा था. और द पिनाक्स थिएट्री बॉटनिसी इज लैंडमार्क ऑफ बॉटनिकल हिस्ट्री. बॉटनी के इतिहास में बहुत बड़ा लैंडमार्क है जो बोहिन ने तैयार किया. द क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज नॉट पर्टिकुलरली इनोवेटिव. हालांकि बोहिन ने क्लासिफिकेशन पे सिस्टम पे कोई ख़ास काम नहीं किया था. उन्होंने जो हमारा उस समय का जो सिंपल सा सिस्टम है, ट्रीज, श्रब, हर्ब, उन्हीं को काम में लिया. बट उन्होंने नॉमेनक्लेचर सिस्टम को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, क्योंकि उस समय हम लोग यूटिलाइजेशन पे ही काम कर रहे थे. जैसे हम ये कहते थे कि ये प्लांट है, ये स्पाइसेज, यानी कि ये प्लांट मसाले के काम आते हैं, ये एरोमा के काम आते हैं, तो उतना ही क्लासिकल सिस्टम उस समय चलता था. ही डिड करेक्टली ग्रुप ग्रासेज और लेग्यूम एंड सेवरल अदर्स. यानी कि आज का जो हम पढ़ते हैं कि पोएसी फैमिली का जो ग्रुप है और लेग्यूमिनोसी का जो ग्रुप है, वो उस पे बोहिन का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन उस समय का हम आज भी काम में ले रहे हैं. देखिए पहले, हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ जेनेरा एंड स्पीसीज. यानी कि जेनेरा और स्पीसीज को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाए, किस तरह से लिखा जाए, वो पहले व्यक्ति हैं या लिटरेचर में मिलता है, जहाँ हमें पिनाक्स में मिलता है, उसको हम अब तक काम में ले रहे हैं. ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी नेम्स ऑफ जेनेरा दैट वर लेटर एडोप्टेड बाय ली. उन्होंने बहुत सारे जो प्लांट थे उनके नेम गठन किए, जो बाद में लीनियस ने काम मिले, एंड रिमेन इन यूज, अभी भी काम आ रहे हैं. फॉर स्पीसीज ही
carefully pruned the description down to as few words as possible। यानी कि स्पीसीज़ का इतना छोटा सा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि कोई भी आदमी उस स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई कर ले। आज भी यही कंसेप्ट है और तब भी यही कंसेप्ट दिया गया। ICBN भी इसी बात की एडवोकेसी करता है। इन मैनी केसेज ए सिंगल वर्ड सफिस्ड एज डिस्क्रिप्शन दस गिविंग द अपीयरेंस ऑफ ए टू पार्ट नेम। यानी कि जितना शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन हो स्पीसीज़ का उतना ही अच्छा होता है। ये कंसेप्ट यहाँ पर रखा गया। अब कंटेंट पे आते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, इसको ध्यान से समझिएगा। और हाँ, मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो गुजारिश कि आप सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है वो आप कमेंट में कर सकते हैं और चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथ वालों को शेयर भी कर दें। यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कोई भी नाम आप, जैसे आम आप सबको अच्छा लगता है, अभी आम का सीज़न भी है। देखिए मैंगीफेरा इंडिका लिन, ये आम का बॉटनिकल नेम। देखिए पहले आया मैंगीफेरा, जिसको हम कहते हैं जेनेरिक नेम। दूसरा आया स्पीसीज इंडिका, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक नेम। तीसरा आया राइटर का ऑथर नेम। बहुत साफ साफ देखें तो जीनस नेम और स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज नेम, ये होता है इसका मेन कंटेंट। यानी कि 3 पार्ट होते हैं बाइनोमियल में, एक पार्ट जीनस का, दूसरा पार्ट स्पीशीज़ का और तीसरा पार्ट ऑथर का। ये देखो कुछ उदाहरण मैंने यहाँ दिए हैं। जैसे गेहूं है, ट्रिटिकम एस्टिवम, और साइंटिस्ट का नाम एल और लिन। यहाँ पे मैं आगे बताऊँगा। अभी लिनेस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके 2 एब्रिविएशन मान्य है, बाकी सबका एक ही होगा। अब आगे इससे पता लगा सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आम का नाम किसने दिया, एप्पल का किसने दिया, आलमंड किसका किसने दिया, और पोटैटो आलू का किसने दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो जेनेरिक नेम जो हैं और इसके क्या रूल्स हैं। यहाँ पर आप अगर BSc के हैं तो इसको छोड़ सकते हैं, MSc के हैं तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, बहुत समझ में आ जाएगा तो अच्छा होगा। तो जेनेरिक नेम के रूल्स क्या हैं। जैसे जीनस इज ए प्लूरल इज जेनेरा, यानी कि सिंपल हम कहते हैं जीनस एक है तो जीनस और बहुत सारे हैं तो जेनेरा कहेंगे। इट इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बॉटनिकल नेम, ये पहला वर्ड है। इट इज़ ऑलवेज ए नाउन, एक नाउन होता है। एंड रिटन विद ए कैपिटलाइज इनिशियल लेटर, यानी कि पहला लेटर कैपिटल एंड रिमाइंडर स्मॉल। जैसे पाइसम देखो, पाइसम P मैंने कैपिटल लिखा है, ISUM स्मॉल लिखा हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलें। द जेनेरिक नेम इज ऑल्सो ऑलवेज सिंगुलर इन नंबर, ये हमेशा सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। इट मे हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ओरिजिन, यानी इनका ओरिजिन कुछ भी हो सकता है। पहले देखें, सेवरल जेनेरिक नेम मे बी इन ऑनर ऑफ नेम ऑफ वेल नोन पर्सन, यानी कि बड़े साइंटिस्ट के सम्मान में भी कुछ नाम रखे जाते हैं। जैसे थियोफ्रेस्टा इन ऑनर ऑफ थियोफ्रेस्टस, आप कहीं आपको नाम मिलेगा थियोफ्रेस्टा, तो ये जो हमारे फादर ऑफ बॉटनी हैं थियोफ्रेस्टस के रिगार्ड में रखा गया। एक मिलेगा कैंडोलिया इन ऑनर ऑफ APD कैंडोलिया, तो ये एक माध्यम हो सकता है जेनेरा का नाम रखने का। दूसरा कि दे मे बी डिस्क्रिप्टिव with reference to some common characteristic of the included species। सीरोकार्पस जैसे, यानी कि इसका मतलब था कोइल्ड फ्रूट। जेंथोजाइलम यानी कि येलोवुड, इस तरह से मीनिंग भी इसमें हो सकते हैं। दे मे बी ऑफ पोएटिक और माइथोलॉजिकल ओरिजिन, जैसे थियोब्रोमा यानी कि भगवान का खाना, गॉड्स फूड, थियोब्रोमा। यानी कि बहुत सारे वे हैं जिनके हम जेनेरिक नेम को रखते हैं। दे में ऑल्सो बी द इंडिजिनस नेम ऑफ द प्लांट, जैसे बेटुला एंड कर्कस विच वर द ओल्ड ग्रीक नेम फॉर बर्च एंड ओक। बेटुला एंड कर्कस, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे जीनस के हैं। अब हम बात करते हैं स्पीशीज़ नेम की, और स्पीशीज़ नेम के क्या रूल हैं।
ऑल स्पेसिफिक एपिथेट बी रिटन विथ स्मॉल इनिशियल लेटर। आपको याद हो गया होगा कि स्पीशीज का नाम हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। बोथ द स्पेसिफिक एपिथेट एंड जेनरिक एपिथेट शुड बी अंडरलाइन इन हैंड रिटन, यानी कि आप यहाँ जब आप एग्जाम में लिखोगे ना तो आपको अंडरलाइन करनी है। अगर आप कंप्यूटर से टाइप करोगे तो इटैलिक्स में करना है। दे शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स और बोल्ड फेस, इटैलिक्स में ही करना है। इफ़ ए स्पेसिफिक एपिथेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर वर्ड, यानी कि एक स्पीशीज़ के नाम में 2 वर्ड आ रहे हैं, ध्यान से समझना, स्पीशीज़ के नाम में ही 2 वर्ड आ रहे हैं, देन द वर्ड्स आर टू बी जॉइंट, दोनों को जोड़ देना है। जैसे साल्मोनेला ये जीनस हो गया, आगे देखो टाइफी म्यूरियम, स्पेस आ रहा है, यानी कि एक वर्ड है टाइफी, दूसरा वर्ड है म्यूरियम, शुड बी करेक्टेड टू साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, यानी कि दोनों को जोड़ दिया है, याद रखिएगा दोनों को जोड़ देना है। नो स्पेसिफिक एपिथेट्स विद इन द सेम जीनस मे बी द सेम, यानी कि एक ही जीनस, यानी कि जीनस और स्पीशीज का एक जैसा नाम हो नहीं सकता, यानी कि बॉटनी में ये अलाउ नहीं है। आगे अगले वीडियो में मैं इस टाइप की सिचुएशंस में आपको बताऊंगा, ऑटोनेम, टोटोनेम, सिनोनेम, बेसियोनेम, ये सब चीज़ें आगे अगला वीडियो आपको मिल जाएगा जल्दी ही। 6th में देखिए, स्पेसिफिक एपिथेट मे बी टेकन फ्रॉम एनी सोर्स एंड मे इवन बी कंपोज आर्बिट्रेरीली, कोई भी सोर्स आप ले सकते हैं और आप अपने तरीके से भी रख सकते हैं। शर्त यह है कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उससे स्टूडेंट हमारा कन्फ्यूजन में ना चला जाए। अब एक वर्ड और आता है, यहाँ पे ऑनर्स के बच्चे ध्यान दें, और आप एमएससी के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो भी ध्यान देना। यहाँ पे रिकमेंडेशंस क्या होती हैं। आईसीबीएन के 3 पार्ट हैं। किसी हमारा जो आईसीबीएन या आईसीएन लेटेस्ट, यानी कि पहले दिन से लेकर अब तक 3 पार्ट है। पहला पार्ट है प्रिंसिपल, जो केवल 6 हैं, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ आईसीबीएन, आपको 6 ही लाइन में आंसर देना है। क्वेश्चन चाहे 5 नंबर का है, चाहे 10 नंबर का है, चाहे 20 नंबर का है, चाहे 2 नंबर का है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये आपको 6 ही नाम होंगे। दूसरा पार्ट आता है रूल्स बहुत सारे हैं, जैसे नेम ऑफ टैक्सा, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, ये सारे रूल्स हैं, ये डे बाय डे चेंज हो रहे हैं। तीसरा होता है रिकमेंडेशन, यानी कि एक अनुशंसा करनी होती है, यानी कि हम हमारे इस बायनोमियल को कितना अच्छा बना सकते हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें सही कर लेनी चाहिए या और ऐड कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे प्लांट का यूज बढ़ रहा है, यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो ये होती है रिकमेंडेशन, यानी कि आपको क्या लगा और क्या सही है, जो आपने सलाह दी वो रिकमेंडेशन है। और यहाँ पे मैंने रिकमेंडेशन का नंबर भी यही दे दिया, और ऐसे रिकमेंडेशन के नंबर दिए जाते हैं 1 2 3 4 ABC इस तरह से। और ये रिकमेंडेशन मैं यहाँ एज इट इज ले रहा हूँ, स्पीशीज़ के बारे में रिकमेंडेशन है। ऑथर शुड अटेंड टू द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस एंड दोज ऑफ रिकमेंडेशन 6 व्हेन फॉर्मिंग स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि जब आप स्पीशीज़ का नाम बना रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, चूज ए स्पेसिफिक एपिथेट दैट इन जनरल गिव सम इंडिकेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी और ऑफ द सोर्स ऑफ द स्पीशीज। जैसे यानी कि या तो वो आपका स्पेसिफिक एपिथेट है वो किसी लक्षण की बात करे, ठीक है, जैसे एल्बा, तो एल्बा रखते हो तो एल्बा का मतलब होता है वाइट, यानी कि उस प्लांट का कोई पार्ट वाइट होगा, सफ़ेद होगा, तो एल्बा वर्ड आप दे सकते हैं। इंडिकेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी होगी बात, और ऑफ द सोर्स ऑफ द स्पीशीज, या फिर स्पीशीज का, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका का मतलब है कि इसको इंडिया में इसको रिपोर्ट किया गया, यानी कि इंडिया में इस पे सबसे ज़्यादा काम है। जैसे एजार डायरेक्टा इंडिका, नीम, यानी कि नीम की जो स्पीसीज इंडिका है वो इंडियन रिसोर्सेज से बनी हुई है। इंडिका का मतलब है कि इंडिया से इसका कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। अवॉइड दोज दैट एक्सप्रेस ए कैरेक्टर कॉमन टू ऑल और नियरली ऑल द स्पीशीज ऑफ ए जीनस, उन चीज़ों को हमें अवॉइड कर देना है। अगर एल्बा आपने किसी और स्पीशीज़ पे काम में ले लिया है तो आप ये नए सिरे से काम में नहीं लेंगे, यानी कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, सिंपल भाषा में कहें तो। एंश्योर दैट इफ़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ ए पर्सन, यानी आप किसी व्यक्ति के सम्मान में लिख रहे हैं, इट रिकॉल द नेम ऑफ वन
who discovered or described it or was in some way connected with it or possessed the appropriate gender। यानी कि उस पर्सन का जेंडर क्या है, मेल और फीमेल, उसको आपको एम्फेसिस करना है और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। Avoid in the same genus epithet which are very much alike, especially those that differ only in their last letter। यानी कि नाम एकदम स्पष्ट हो, ऐसा नहीं हो कि केवल लास्ट का अल्फ़ाबेट ही बदल रहा है, पूरा ही अलग होना चाहिए ताकि स्टूडेंट को और साइंटिस्ट को कन्फ्यूजन ना हो। Avoid the use of the genitive and the adjectival form of the same specific epithet to refer to two different species of the same genus। यानी कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप जितनी मर्जी स्पीशीज़ का नाम रखते चलिए। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस भी बता दूँ फर्स्ट और सेकंड वर्ड। फर्स्ट, ए जीनस इज ए रैंक इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट इज जनरली बिलो द फैमिली एंड अबोव द स्पीशीज लेवल। It is comprised of species with common attribute. These attributes may be based on structural similarities or on phylogeny। ये स्लाइड उन स्टूडेंट के काम की है जिनसे ये पूछा गया हो क्वेश्चन कि जीनस और स्पीशीज में डिफरेंस बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीनस एंड स्पीशीज, जीनस एंड स्पीशीज। और फिर एग्जाम्पल पूछ लिया, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जीनस एंड स्पीशीज ऑफ पाइसम सेटाइवम पूछ लिया, तब आपकी ये स्लाइड काम की है। द सेकेंड नेम, द स्पेसिफिक नेम और द स्पेसिफिक एपिथेट सेट ए पर्टिकुलर स्पीशीज अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्पीशीज विद इन द जीनस। यहाँ आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये स्लाइड थोड़ी सी डीपर है। अब अगला पार्ट आ रहा है हमारा रूल्स फॉर ऑथर विथ एग्जाम्पल। यानी कि जो हमने बात की कि बॉटनिकल नेम में 3 पार्ट होते हैं, पहला जीनस का, दूसरा स्पीशीज़ का और तीसरा ऑथर का। तो ऑथर के रूल्स क्या हैं, और अलग से क्वेश्चन भी आपके आता है व्हाट इज ऑथर साइटेशन, तो यहीं से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। द नेम ऑफ द स्पीशीज इज इनकम्प्लीट इफ़ इट इज़ नॉट फॉलोड बाई फुल और एब्रिविएटेड नेम ऑफ द ऑथर। ऑथर का नाम आप नहीं लिखेंगे तो सही नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पायरस मेलस इज इनकम्प्लीट क्योंकि ऑथर नहीं है। द कंप्लीट नेम इज पायरस मेलस एल, वेयर एल इज एब्रिविएटेड फॉर लीनियस। Citation of the full or abbreviated form of the author is necessary because this will verify the date or time of the first valid publication of the name। यहाँ आप सिंपल सा समझ लें कि ऑथर का नाम आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, और ये शॉर्ट फॉर्म ICBN है, वो हर 5 साल बाद आपको डिक्लेयर करता रहता है कि किस साइंटिस्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या है। ये आपको नहीं बनानी है एज ए स्टूडेंट, ये काम ICBN का है। ICBN में जो लोग साइंटिस्ट बैठते हैं उनका काम है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि वहाँ से एब्रिविएटेड फॉर्म है वो ले लेनी है और बॉटनिकल नेम के साथ लिख देनी है। नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड बी नाइदर अंडरलाइन नॉर रिटन इन इटैलिक्स। यहाँ ध्यान रखिए कि इसको अंडरलाइन भी नहीं करना है, इसको इटैलिक्स में भी नहीं करना है, और इसको स्मॉल लेटर में भी नहीं लिखना है। तो क्या करना है, सीधा लिखना है, ठीक है। कैपिटल लेटर पहला आएगा, अगर एक है तो पहला कैपिटल, बाद में सिंपल आ जाएगा, और अंडरलाइन नहीं करना है, बिना अंडरलाइन रखना है, ठीक है। ओके, ये देखो मैंने एग्जांपल दिए हैं। ये कुछ ऑथर्स हैं जिसके ये कैरोलस लीनियस, एल, जॉर्ज बेंथम, APD कैंडोले, ये इनके एब्रिविएटेड, जैसे विलियम रॉक्सबर्ग, जॉर्ज आर्नोट वॉकर, आर्न विल्डिनो, ये सारे इस तरह से बहुत सारे, एक लंबी लिस्ट है जो अभी आपके काम की नहीं है, बट अभी आपके जो काम आ रहे हैं वो यही है जो मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। अब आप हाथ से लिखोगे तो ऐसे लिखना, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिखा, नीचे अंडरलाइन किया, देखो लीन के नीचे अंडरलाइन नहीं किया है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब ऑथर के रूल क्या हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप MSc करना चाहते हो तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, MSc में भी ये टॉपिक आपके आएगा। रूल्स फॉर ऑथर, सिंगल ऑथर होता है या फिर मल्टीपल ऑथर होते हैं। जैसे अरिका कटेचू एल, इसको अंडरलाइन करना भूल गया हूँ मैं, तो ये सिंगल ऑथर हो गया। और दूसरा मल्टीपल ऑथर होते हैं कि एक से ज़्यादा ऑथर को मल्टीपल ऑथर कहते हैं। द नेम ऑफ 2 और मोर ऑथर में बी एसोसिएटेड विद ए नेम फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन।
दीज डिफरेंट सिचुएशंस आर एग्जिबिटेड बाय साइटिंग द नेम ऑफ द ऑथर डिफरेंटली सच एज। ये सिचुएशंस हैं, जो बहुत सारी सिचुएशन है, मैंने इंपॉर्टेंट सिचुएशन ली है। जैसे एक तो आपको ऐसा देखो, रेड पेन में देखो आप, है ना, ईटी लिखा मिलता है यहाँ पे, है ना, देख रहे हैं ईटी। तो देखिए ये है एंटीगोनन लेप्टोपस हुक एट AR है। अब इस एट का मतलब देखो, when two or more author publish a new species or propose a new name, their name are linked by at, यानी कि दो ऑथर या दो से ज़्यादा, सिंपल में दो का पकड़ लेते हैं पहले, दो ऑथर एक साथ करते हैं तो उसको एट लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से लव वाइन और ए कोरल वाइन इज साइंटिफिकली नेम्ड बाय जोसेफ डाल्टन हुकर एंड जॉर्ज आर्नोल्ड वॉकर, सो इट इज़ प्रेजेंटेड बाय हुकर एट आर्नोल्ड। ठीक है, याद रखिएगा एट। फिर कई बार आपको नाम, एक नाम ब्रैकेट में मिलता है, उसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। अब इसका सिंपल सा समझ लो क्या है कि इसमें जो नाम पहले आ रहा है उसने क्या किया, उसने उस नाम को रखा, और जो दूसरा जो आ रहा है उन्होंने इसको वैलिडली पब्लिश किया। अगले वीडियो में बताऊंगा इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन का। तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझ, जैसे ये जो द रूल ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर स्पेसिफाई दैट वेन एवर द नेम ऑफ टैक्सोन इज चेंज्ड बाई ट्रांसफ़र। इतना चक्कर में नहीं पढ़ना आपको, इतना डिटेल नहीं जाना आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सेना एलाटा है, देखिए एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिकली नेम केसिया एलाटा by Linnaeus, example Cassia lata L. It is the original name of the plant or basionym, but based on that name, William Roxburgh proposed a name Senna alata. So, Linnaeus name goes inside the parenthesis and Roxburgh's name put outside of the parenthesis. ठीक है, तो Linnaeus ने जिसको कहा केसिया एलाटा और उसको रॉक्सबर्ग ने पब्लिश किया सेना एलाटा, प्लांट वही है, तो लीनियस का नाम ब्रैकेट में आया, रॉक्सबर्ग का बाहर आया। अब दूसरा एक्स भी लिखा होता है। एक्स का क्या मतलब है, सिंपल देख लें। एट फर्स्ट पोइंसेटिया साइंटिफिक नेम इज प्रपोज बाय कार्ल लुडविग वॉन विल्डिनो। विल्डिनो ने प्रपोज किया बट हिज नेम वाज नॉट वैलिडली पब्लिश, और पब्लिश किसने कर दिया, जॉन फ्रेडरिक कॉल्ड्स ने। तो ये आ गया विल्डिनो एक्स कॉल्ड्स, ये इसका शॉर्ट नेम है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब इन का वर्ड भी आता है, इन, INN। इन कब आता है कि देखिए प्लांट का नाम देखिए, कैरेक्स कश्मीरेंसिस क्लार्क इन हुक एफ, यानी कि क्लार्क पब्लिश्ड दिस न्यू स्पीशीज इन द फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया वुज ऑथर वाज हुकर, यानी कि जो JD हुकर के फ्लोरा में किसने पब्लिश किया, क्लार्क ने, इसलिए क्या नाम आया, कैरेक कश्मीरेंसिस क्लार्क इन हुकर। ठीक है, तो इनसे पहले वो तो ओरिजिनल ऑथर है, और इनके बाद वाला है जिसके बुक में या जर्नल में या फ्लोरा में वो पब्लिश हुआ है, इसलिए ये आता है इन। अब आगे चलें, एक आता है EMEND, एमेंड। एमेंड कब आता है ये देखें आप, एमेंडेबिलिटी यानी कि कोई संशोधन होता है तब अमेंडमेंट से बना एमेंड है ये। The name of two authors are linked using amend when the second author makes some changes in the diagnosis or in circumscription of a taxon without altering the type. अब देखिए फाइलेंथस है, लिन एमेंड मुल, तो क्या किया कि जो मूल जो है उन्होंने फाइलेंथस में कुछ बदलाव किया, चेंजेस किए, अल्टर किया, अमेंडमेंट किया, तो इसका मतलब है एमेंड। राइट, आगे चलें। स्क्वायर ब्रैकेट, ये कई बार पूछा जाता है आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको एक बार पूरा पढ़ लो। द जेनरिक नेम लुपिनस वाज इफेक्टिवली पब्लिश बाय
Stanford in 1719, but as it is happened to be earlier than 1753, the starting date of botanical nomenclature based on species Plantarum of Linnaeus, the appropriate citation of the genus is Lupinus Stanford L. समझ में आया कि क्या हुआ? देखो 1719 में किसने किया? टर्नफोर्ड ने किया, फिर लिनियस ने किया, तो इनका नाम आया टर्नफोर्ड, क्योंकि जब टर्नफोर्ड ने किया तब ये रूल था ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये पहले आया। इन द केस ऑफ ऑटोनिम, हाउएवर द इंफ्रास्पेसिफिक एपिथेट डज नॉट बियर द ऑथर्स नेम सिंस इट इज बेस्ड ऑन द सेम टाइप एज द स्पीसीज। यहाँ एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, मैं इटैलिक्स करना भूल गया हूँ, सॉरी। अब देखिए इसमें अकेसिया नाइलोटिका एल ब्रैकेट में है, डेल बाहर है, ये मैंने बता दिया ब्रैकेट। सब स्पीसीज एसएसपी नाइलोटिका, यानी कि स्पीसीज के नीचे जितने भी उनमें ऑथर साइटेशन नहीं लिखते, उसके नीचे ऑथर साइटेशन नहीं लिखते, याद रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन आपसे चलते चलते कोई भी पूछ लेता है, ट्राइनोमियल क्या होता है? ठीक है, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिंपल सी बात है कि जो बाइनोमियल के साथ अगर हम स्पीसीज़ का भी, स्पीसीज से छोटा टैक्सोन भी हम देते हैं, सब स्पीसीज दे रहे हैं, तो वो हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है, यानी कि 3 पार्ट नेम। ये ऐसे ही आपसे कोई न कोई पूछ लेता है चलते चलते, एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता क्योंकि ICBN इसको रिकमेंड नहीं करता, ये आम बोलचाल का वर्ड है, इसलिए मैंने आपको दिया है। फिर इसकी वैल्यू क्या है? The value of the binomial nomenclature system derived primarily from its economy, its widespread use and the stability of name it generally favor। यानी कि जो मोस्ट स्टेबिलिटी का है, वाइड स्प्रेड यूटिलिटी का है, ये सबसे बड़ा वैल्यू है इसकी। एवरी स्पीसीज कैन बी अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाइड विथ जस्ट 2 वर्ड। यानी कि आप देखिए एक प्लांट के अंदर कितने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, कितने सारे लक्षण उस प्लांट के होते हैं, उसको बिना किसी विवाद के अनएम्बिगुअसली केवल 2 वर्ड से पहचान लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी मेरिट होती है। हाँ, अगर आप कंपटीशन में जाते हैं और आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो भी आप ये स्लाइड वहाँ शो कर सकते हैं। तो एवरी स्पीसीज कैन बी अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाइड विथ जस्ट 2 वर्ड्स। द सेम नेम कैन बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल लैंग्वेज अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज ऑफ ट्रांसलेशन। यानी कि ट्रांसलेशन का झंझट ही नहीं है। आपको, आप किसी भी कंट्री में हैं, आपको लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, आपको जो बॉटनिकल नेम मिलेगा वो इसी लैंग्वेज में मिलेगा, तो आपको और किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको कोई सवाल है इस वीडियो के रिगार्डिंग या ICBN के रिगार्डिंग या टैक्सोनॉमी के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर करने की। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि किसी की मदद भी कर सकता है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और आपको लगता है कि किसी मदद करेगा तो वहाँ तक शेयर भी कर दें। और क्योंकि मैं ऐसे ही स्टूडेंट ओरिएंटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको समय पे नोटिफिकेशन भी मिल जाए, तो मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें।